हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेकर चल रहे थे, एक्सरसाइज पर बात कर रहे थे, जिसमें आपने एमसीक्यूज देखे थे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो थे उन पर यहाँ पर बात हुई थी। बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुछ प्रश्न आपने देख लिए थे लास्ट सेशन में, उनको एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट X is 15 and the number of neutrons is 16. Which of the following is the correct representation of the element? ठीक है ना, क्या कहा गया? एक आपके पास एलिमेंट है, तत्व है, जिसको X माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। तो इनमें से कौन सा सिंबल आपका करेक्टली रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट को? ठीक है ना, तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता था आपका Z, जहां पर परमाणु का क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या और उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और A आपका क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होगा। तो Z कितना था आपका? 15 है, और A कितना है? 15 + 16, ठीक है ना, 31। तो कौन सा लास्ट D वाला आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट? एक तत्व के लिए कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही होंगे, कौन से कथन सही होंगे? तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है, जहां सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था कि जो मास नंबर होता है यानी द्रव्यमान संख्या होती है, वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का टोटल यानी कि सम होती है, यानी कि योग होती है। ओके, फोर्थ था आपका परमाणु का क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और उदासीन अवस्था में वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है एक परमाणु में। तो सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट था यहाँ पर। नेक्स्ट आपका था, atomic models have been improved over the years. Arrange the following atomic models इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है ना, आपको क्या करना था? परमाणु के हमने जितने मॉडल पढ़े हैं उनको उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना था, कालानुक्रमिक क्रम जिसे कहा जाता है, जिसका मतलब है जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले लिखेंगे, देन जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हुए ओवर द इयर्स वैसे ही उस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने थॉमसन का, रदरफोर्ड का और बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा है, जिस क्रम में मैंने उनका नाम लिया वही उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। और यहाँ पर आपको तीनों ही जो एटॉमिक मॉडल है उनके नाम दिए गए हैं। तो थॉमसन सबसे पहले आता है, तो सेकंड वाला सबसे पहले आएगा, देन रदरफोर्ड आता है फर्स्ट, और देन लास्ट यहाँ पर इन तीनों में से सबसे आखिरी में बोहर ने अपना मॉडल दिया था। तो इस तरह से, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस, mass number of the atom is 27 and the number of neutrons is 14. what is the number of electron in the ion? ठीक है ना, एक आयन है आपका जो कि एक एलिमेंट है जो कि 3 पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है, दैट मीन्स 3 पॉजिटिव चार्ज कब आएंगे? जब कोई परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, 3 अपने ऋणावेश को बाहर निकालेगा तो वो शो करेगा कि उस पर 3 धनावेश अधिक हैं, तो 3 पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या परमाणु की बताई गई है 27 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 बताई गई है। तो द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, और अगर आपको प्रोटॉन की संख्या वहां से निकालनी है तो आप द्रव्यमान संख्या से न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 13 आ गया। तो आपको पता है जब भी उदासीन परमाणु होगा तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी 13 हो गए। लेकिन बोला क्या गया है यहाँ पर, एलिमेंट आपका +3 चार्ज आपका बियर कर रहा है, दैट मीन्स धनावेश आ रहा है उस पर 3। तो धनावेश कब आएगा? जब वो 3 इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा। तो 13 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, कितने बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और ये तत्व आपका एल्यूमिनियम था, और एल्यूमिनियम आपका 3 इलेक्ट्रॉन दान करके Al3 पॉजिटिव आपका यहाँ पर बनाता है। तो ऑप्शन आपका जो बी था वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइडेंटिफाई द Mg2+ आयन from the figure where N and P represent the number of neutrons and proton respectively। तो D वाला आपका करेक्ट था, क्योंकि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने बाहर निकाल दिए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 12 मैग्नीशियम का परमाणु का क्रमांक है, 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 10 इलेक्ट्रॉनों का
हम किस प्रकार से वितरण करते हैं, पहले कोश में 2 और दूसरी कोश में 8, तो ये करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। देन द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय थॉमसन का मॉडल हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो जे थॉमसन, आंसर डी आपका करेक्ट होगा। एन एटम विद 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव अ वैलेंसी ऑफ, तो न्यूट्रॉनों से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स पर हम ध्यान देंगे। 3 प्रोटॉन्स यानी उदासीन अवस्था में परमाणु में 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉनों को जब आप कोशों में भरेंगे या वितरण उनका देखेंगे तो पहली कोश में 2 और आखिरी कोश में जो दूसरी कोश होगी यानी बाह्यतम कोश होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 ही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। Which of the following statement is always correct? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट हमेशा सही होगा? तो an atom has equal number of electrons and proton, इनमें से ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी जो परमाणु है उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा ही समान होगी। मैं परमाणु की बात कर रही हूँ, आयन की नहीं, ठीक है ना। आयन तब बनता है जब परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द फोर्थ मॉडल ऑफ एन एटम आर करेक्ट? कौन सा आपका उनका स्टेटमेंट सही था? पहला था द कंसीडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज, उन्होंने क्या बोला कि जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। और थर्ड उन्होंने बोला था कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, ठीक है ना, और इसको सौर मंडल जो हमारा होता है, सोलर सिस्टम जो हमारा होता है, उससे तुलना की गई थी परमाणु की। जिस प्रकार से सौर मंडल में आपका सूर्य होता है उसी प्रकार से परमाणु में आपका नाभिक होता है परमाणु का, और जिस प्रकार से सूर्य के चारों प्लैनेट आपका रिवॉल्व करते हैं यानी कि ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से जो आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है, उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इस तरह से उन्होंने सोलर सिस्टम की संज्ञा दी थी। तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड वाला, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था जिसमें कहा गया था हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म। जो हाइड्रोजन होता है वो 3 आपके समस्थानिकों के रूप में दिखाई देता है आपका, जिसमें 1H1, 1H2 और 1H3 थे आपके, और नोन एज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इस नाम से आप इनको जानते हैं। 1H1, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है, इस फॉर्म में हम इन्हें लिखते हैं। तो वाई आर ऑल द आइसोटोप न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है ना, सारे आइसोटोप जो हैं, सारे जो समस्थानिक हैं वो न्यूट्रल क्यों हैं आपका नेचर में, यानी प्रकृति में कैसे हैं? उदासीन है, ठीक है ना। सिंस प्रोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर हेंस आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन न्यूट्रल्स हैं आपके, इसीलिए आपका आइसोटोप भी न्यूट्रल होगा। ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन हेंस दे आर न्यूट्रल, सारे समस्थानिकों में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, इसलिए वो आपका न्यूट्रल है। ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन हेंस दे आर न्यूट्रल, ऐसा भी नहीं है। डी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द आइसोटोप मेक्स देम न्यूट्रल। लास्ट क्या है आपका? डी है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी चेंज हो रही थी परमाणु में। जब हम आइसोटोप्स की बात कर रहे थे, हमने हाइड्रोजन में देखा था आपका एक प्रोटॉन है, दूसरा 1H2 वाले में देखा उसमें भी एक ही प्रोटॉन है, और जो 1H3 वाला था उसमें भी एक ही प्रोटॉन था। कलर से आपने देखा था उसके न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी चेंज हो रही थी, पहले में न्यूट्रॉन नहीं था आपका, बाकी 2 में आपका, एक में 1 और एक में 2 न्यूट्रॉन इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन, देखो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, न्यूट्रल से आपका न्यूट्रॉन से कोई यहाँ पर लेना देना है नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम तब होगा जब उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान है। अगर धनावेश और ऋणावेश नहीं है तब आप न्यूट्रॉन पर बात करेंगे ना। किसी भी परमाणु पर अगर चार्ज आ रहा है, आवेश आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनों के कारण आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन दान किया उसने तब आवेश आया, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उसने तब आवेश आया। ओके, लेकिन जब वो इन दोनों स्थिति से परे है, इन दोनों स्थिति में वो काम नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है ना ही ग्रहण कर रहा है, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में हम टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को वहां पर देखेंगे। जब उनका नेट करेंगे, टोटल करेंगे, वो 0 आएगा। दैट मीन्स कि दोनों ही योगदान दे रहे हैं परमाणु को उदासीन बनाने में। ओके, तो इसीलिए आपका बी वाले स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20, ठीक है ना। चलिए लिखिए, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी कहीं कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना। परमाणु क्रमांक 20 वाले
तत्व की एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? कुछ भी नया नहीं है, जो चीज नई लगती है आपको वो उसी टाइम समझा दी जाती है, फिर भी नहीं लग रही है तो प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व की एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? अब जिसका परमाणु का क्रमांक यानी कि Z जो है आपका, वो Z बराबर 20 है और एलिमेंट का आपका एटम बोला गया, तत्व का परमाणु बोला गया है, आयन तो बोला नहीं गया है। तो आपका परमाणु का जितना क्रमांक होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसमें प्रोटॉन है ना। परमाणु का क्रमांक का मतलब ही होता है प्रोटॉनों की संख्या। और जब आप बोल रहे हैं उदासीन अवस्था में है परमाणु, तो जितना आपका प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि कितने, 20 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। अब इन 20 इलेक्ट्रॉनों को कोशों में वितरित कीजिए, एम कोश में आपका कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो कितने आएंगे, के एल एम एन, 2, इसमें 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। अब कितने बचे, 10 बचे ना। तो क्या एम की क्षमता है 18 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये 20 हो गया। दूसरा, पहली स्थिति ये है, दूसरा है 2 8 8 2, ठीक है ना। और तीसरा है आपका 2 8 9 1। बताओ कौन सा वाला करेक्ट होगा। मैंने आपको 3 स्थिति यहाँ पर बता दी, पूरा समझाया गया था। देखो, सबसे पहली बात, पहला केस तो यहाँ पर होने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि एम कोश में आपका 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका यहाँ पर ये जो एटम है, हमने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला था, जो उसकी बाह्यतम कोश होगी ना, इस केस में एटम की बाह्यतम कोश ही हो जाएगी। लेकिन बाह्यतम कोश में कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आपका नहीं हो सकते, समझ रहे हैं। तो 8 से कम ही हमको यहाँ पर रखना है। तो ये वाला केस तो पहले ही कैंसिल हो गया। बाकी ये 2 केस है, खाली ये वाली कोर्स देखो, ठीक है। बाकी ये 2 केस है, तो वहां ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या ये वाला केस आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। किस प्रकार से परमाणु होगा, ये नाभिक हो गया, ये पहली कोश जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कोश जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी कोश इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, और ये फोर्थ कोश जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। लिखिए, एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर पूछा जाता है एन में कितने होंगे, तो एन में 2 होंगे। अगर पूछा जाएगा एल में कितने हैं, तो एल में 8 है। के में पूछा जाएगा आपका तो 2 है, ओके। फॉर्मूला याद है ना, 2n² का फॉर्मूला, जिससे हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है, किससे, 2n² का। और दूसरा एक पॉइंट था, बाह्यतम कोश में, बोहर के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा, बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 8 हो सकते हैं, 8 से कम हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपने यहाँ 7 कर दिए और फिर आप आगे चले गए, नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, मास नंबर, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है पहले, ठीक है ना, जिसमें आपका 10 आया था आंसर, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। एन अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज, एक अल्फा कण, एक अल्फा कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
सब अटोमिक पार्टिकल, एन आयोनाइज्ड हीलियम एटम और न्यूट्रल पार्टिकल और डबली चार्ज हीलियम आयन। बताओ। तो इतना तो पता है ना कि हीलियम का ही आपका आयन होता है, तो कैसा होता है, डबली चार्ज होता है। ओके, लिखिए द्विआवेशित हीलियम आयन। ठीक है, चलिए अगर हम हीलियम की बात करते हैं, आपका हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है ना। हाइड्रोजन के बाद सेकेंड एलिमेंट है आपका 2। आपका अगर इसका परमाणु क्रमांक है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी आपका 2 होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगी। इसमें आपके न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है। ओके, होता क्या है, ये नाभिक है, ये इसकी पहली कोश है, पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इस प्रकार से बना लीजिए। ये नाभिक है इसमें, ठीक है ना, और ये इसकी पहली कोश है। तो पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, मैं आपको बता रही हूँ, न्यूट्रॉन इसमें 2 है और प्रोटॉन भी इसमें कितने हैं, 2 है, ठीक है ना। ये क्या करता है, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने बाहर निकाल देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो उस पर क्या, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस हीलियम से, ये हीलियम था, हीलियम के एटम से हीलियम का आयन बन गया 2 पॉजिटिव, और जिसमें अब सिर्फ क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और कितने कितने हैं, 2 2 है। ठीक है, तो क्या बोला, द्विआवेशित हीलियम आयन, 2 आवेश है ना इस पर, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 आवेशित हीलियम आपका आयन है, ये एटम नहीं है, आयन है। तो ये वाला तो आपका हट जाएगा, एन अनआयोनाइज्ड लिखा है, लेकिन ये आयोनाइज्ड है, आयन है ना, ये आयन बना चुका है ये। दूसरा कभी कभी आता है कि अल्फा कण पर आपका चार्ज क्या है, तो कैसा चार्ज है, धनावेश है। ठीक है ना, और कौन कौन से कण है इसमें आपका, इसमें है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये अल्फा कण जो है वो हीलियम के नाभिक होते हैं। नाभिक ही तो है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो खाली नाभिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, 2.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1.6 into 10⁻⁻22 coulomb of negative charge, and 1.6 into 10⁻⁻23 coulomb of negative charge। ठीक है ना, तो चार्ज यानी आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है, कूलम भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। इतना ऋणावेश इस पर आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आइसोबार्स डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ, आइसोबार किसमें डिफरेंस नहीं होते हैं। आइसोबार्स का मतलब क्या है, समभारी जिन्हें आप कह रहे हैं, समभारिक भिन्न नहीं होते, किसमें भिन्न नहीं होते, समभारिक, सम यानी कि समान, और भार किसके लिए आ रहा है, परमाणु के द्रव्यमान के लिए आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो समभारिक या आइसोबार्स किन्हें कहा जा रहा है, ऐसे एटम्स हैं आपके या ऐसे एलिमेंट्स के परमाणु, ऐसे परमाणु है आपके जिनमें परमाणु का द्रव्यमान समान होता है या द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन वहां पर जो परमाणु का क्रमांक होता है वो भिन्न होता है। ठीक है ना, तो क्या भिन्न नहीं होता है, ये पूछा गया है। आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना, न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जा रहा है, जो नाभिक में है। प्रोटॉन से आपका क्या है, परमाणु का क्रमांक है।
इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या है, जो नाभिक के बाहर घूम रहे हैं, और न्यूट्रॉन्स आपका क्या है, वो न्यूक्लियन के अंदर ही आएगा। तो किसमें डिफर नहीं है, डिफर नहीं है जो नाभिक के अंदर है। नाभिक के अंदर क्या है, पॉजिटिव आपका चार्ज है और न्यूट्रॉन है। तो इन्हीं को क्या कहा जा रहा है, आपका न्यूक्लियॉन्स कहा जा रहा है। ओके, तो न्यूक्लियॉन्स में भिन्न नहीं होते। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, यानी कि ए, और ए का मतलब क्या है, द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है आइसोटोप्स यानी समभारिक, तो समभारिक में क्या होता है, समभारिक में आपका द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है ना, लेकिन जो परमाणु का क्रमांक होता है, परमाणु का क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, बराबर Z, वो भिन्न होता है। ठीक है, सभी चीजें करा रखी हैं आप, ठीक है, ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न में आपको यही पूछे कि समभारिक होते क्या हैं या आइसोबार्स क्या होते हैं, इस तरह के प्रश्न भी आ जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान भरने हैं आपने। रिक्त, या रिक्त किसको बोलते हैं, खाली को, रिक्त स्थानों की पूर्ति, पूर्ति यानी कि भरना है, फिल करना है आपको। सबसे पहला क्या स्टेटमेंट है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ डी, किसकी डिस्कवरी हुई थी वहां पर, बार बार रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस, नाभिक की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना, एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, सेकेंड है आइसोटोप्स हैव सेम डैश बट डिफरेंट। आइसोटोप्स यानी समस्थानिक जो होते हैं, और समस्थानिकों में समान क्या होता है, Z होता है, लेकिन A भिन्न होता है। अब Z और A क्या है बताओ, Z का मतलब परमाणु का क्रमांक, परमाणु का क्रमांक समान होता है आइसोटोप्स का, लेकिन A यानी कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ आ जाएगा एटॉमिक मास, और यहाँ क्या आ जाएगा, मास नंबर। नेक्स्ट है नियॉन एंड क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर 10 and 17 रिस्पेक्टिवली, देयर वैलेंसीज विल बी, यानी कि पहले आप नियॉन की बताएंगे और देन किसकी बताएंगे, क्लोरीन की बताएंगे। नियॉन का आपका 10 है, और 10 को आप अगर 2n² के फॉर्मूले से कोशों में वितरित करेंगे, तो पहली कोश में 2 और दूसरी कोश में 8 आ जाएंगे। ठीक है, ये नियॉन का हो गया। क्लोरीन के लिए अगर आप सेम करते हैं, तो 17 है उसका, 17 2 इसमें आ जाएंगे, 8 इसमें आ जाएंगे, और m में कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो वैलेंसी कहाँ से दिखती है, बाह्यतम कोश से दिखती है। बाह्यतम कोश में नियॉन के 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। और क्लोरीन में आपका बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो 1 होती है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 0 and 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, नियॉन की 0 होती है और आपका क्लोरीन की होती है 1। नियॉन को कहाँ पढ़ा था आपने, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स में भी कहा जाता है इनको। और अक्रिय गैसों का समूह, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ये सारे आते हैं। ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि उन्हीं के समान, इस बाह्यतम कोश में इसके 8 है, तो इसी के समान विन्यास जो इसके निकटवर्ती एलिमेंट्स होंगे उनको प्राप्त करना होता है, ताकि वो स्थायित्व ला सके अपने पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट फिलअप्स में नेक्स्ट आपका पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज डैश एंड दैट ऑफ सल्फर। सिलिकॉन और सल्फर का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। तो सिलिकॉन का है 28414 आपका एटॉमिक नंबर, एंड दैट ऑफ सल्फर 28616 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है।
तो ये मैंने आपको सारे करवा रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नया है कुछ। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज, कैथोड रेज जिनको जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थी उनको क्या नाम दिया गया बाद में, बताओ, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया है ना। फेराडे के एक्सपेरिमेंट के बाद जब कैथोड रेज की यहाँ पर कैथोड रेज उन्होंने देखे अपने एक्सपेरिमेंट में, देन थॉमसन ने उन रेज को और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ओके, देन 6 वन, आर द एटम्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कौन से परमाणु में आपका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, बताओ। आइसोटोन्स में, सम न्यूट्रॉनिक भी इनको कहा जाता है। देन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स, सबसे बाह्यतम कोश जो होती है परमाणु की उसको क्या कहा जाता है, संयोजी कोश कहा जाता है, यानी कि वैलेंस शेल कहा जाता है। ओके, तो जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उन्हीं से स्टेटमेंट आ रही है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी फिलअप, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कर लेंगे। मतलब समझे क्या कि आपको चैप्टर को और टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लाई He2 पॉजिटिव एंड हैव डैश मास एंड डैश यूनिट चार्ज, बताओ कितना मास होता है, 4 मास होता है, एंड यूनिट चार्ज कितना होता है, 2 + 2 का चार्ज होता है ना, तो 4 यूनिट मास, 4 यू मास होता है आपका, एंड चार्ज मैंने अभी आपको समझाया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन से फॉर्मूले से, बार बार एक ही फॉर्मूला बता रही हूँ, 2n² 2n² 2n², तो वही आपका फॉर्मूला है। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होमवर्क में है, कॉलम ए को बी से आपने मैच करना है। ठीक है ना, इसको करके लाएंगे आप लोग। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।